हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एनसीईआरटी की छोटी छोटी बातें सीरीज पर, जहां पर आपको मिलती है एनसीईआरटी की हर एक लाइन की डिटेल एक्सप्लेनेशन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के साथ। जी हाँ, मैं हूँ सरला साहू और आप देख रहे हैं गेट साइंस सरला यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 बायोलॉजी चैप्टर 8, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। और आज का ये हमारा होने वाला है 6th लेक्चर। ठीक है, और आज हम पढ़ने वाले हैं साइटोस्केलेटन, सेंट्रोजोम या सेंट्रियोल आप कह सकते हैं, और न्यूक्लियस। ठीक है, और इसके अलावा हम यहाँ पे चूंकि ये हमारा लास्ट लेक्चर है इस चैप्टर का, तो हम यहाँ पे एनसीईआरटी समरी भी क्या करेंगे, ऐड करेंगे। क्यों? क्योंकि समरी में भी कुछ ऐसे पॉइंट्स लिखे हुए होते हैं जो पूरे के पूरे चैप्टर्स में नहीं लिखे हुए थे, और वहां से क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज हम ये चार चीजों के बारे में हम क्या करेंगे, बात करेंगे। ठीक है, तो लेक्चर शुरू करने से पहले यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चंस फ्रॉम प्रीवियस क्लास। Semi-autonomous cell organelles. Second, the two subunits of cytoplasmic ribosomes are, ठीक है, ribosomes are composed of which pigment is present in chloroplast and mitochondrial cristae are enfoldings of। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। वीडियो को पॉज कीजिए और इसके आंसर्स लिखिए कॉपी में, ठीक है, या फिर कमेंट सेक्शन में। फिर उसके बाद अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसके आंसर्स देखेंगे। तो यहाँ पे सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल्स का नाम क्या क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। यस, क्योंकि इनमें खुद का जो है डीएनए होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, खुद का राइबोसोम होता है, 70s राइबोसोम होता है यहाँ पे। ओके, द टू सब यूनिट ऑफ साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम आर। तो साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम क्या है, एटीएस होता है यहाँ पे। यूकेरियोट्स के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। ओके, यूकेरियोट्स के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। और इनका जो टू सब यूनिट है, लार्जर सब यूनिट है 60s का एंड स्मॉलर सब यूनिट है 40s का। राइबोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ, तो ये किससे बने होते हैं, जो राइबोसोम होते हैं वो आरएनए एंड प्रोटीन से मिलकर के बने हुए होते हैं। विच पिगमेंट इज प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट में कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। और इसके अलावा और कैरोटेनॉइड्स भी क्या होते हैं वहां पे प्रेजेंट होते हैं, वो भी आपको याद रखने हैं। माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टी आर इनफोल्डिंग्स ऑफ, तो ये किसके इनफोल्डिंग्स होते हैं, इनर मेम्ब्रेन के। और माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टी वहां पे क्यों प्रेजेंट होता है, टू इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द एंजाइमेटिक प्रोसेस और एक्शंस। ओके, चलो अब हम शुरू करते हैं आज का लेक्चर। साइटोस्केलेटन, an elaborate network of filamentous proteinaceous structure consisting of microtubules, microfilament, and intermediate filament present in the cytoplasm is collectively referred to as the cytoskeleton। अगर ये यहाँ पे सेल है, ठीक है, अब इस सेल में आपको माइक्रोट्यूब्यूल्स देखने को मिलते हैं, माइक्रोफिलामेंट्स देखने को मिलते हैं, एंड यहाँ पे इंटरमीडिएट फिलामेंट्स भी आपको देखने को मिलेंगे। और सारे के सारे कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होंगे। कहाँ प्रेजेंट होंगे, साइटोप्लाज्म में। ठीक है, तो यहाँ पे साइटोस्केलेटन के थ्री टाइप्स हैं, आप कह सकते हैं। एक है माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। ओके, नाउ the cytoskeleton in a cell are involved in many functions such as mechanical support। ये सेल को क्या करेगा, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। मोटिलिटी मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाने में हेल्प करेगा। एंड मेंटेनेंस ऑफ द शेप ऑफ द सेल। तो हमने देखा कि यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट शेप एंड साइज के क्या होते हैं, सेल्स होते हैं। तो वो जो शेप है उसको कौन मेंटेन करके रखेगा, ये जो साइटोस्केलेटन है, साइटोस्केलेटन में भी माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट जो है वो क्या करेगा, सेल को शेप प्रोवाइड करके रखेगा। तो साइटोस्केलेटन के फंक्शंस आपको अच्छे से याद होने चाहिए, एंड साइटोस्केलेटन के टाइप्स आपको याद होने चाहिए। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं वो भी आपको याद होने चाहिए, कि कहाँ प्रेजेंट होते हैं, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। ओके, चलो अब हम यहाँ पे टाइप्स देखेंगे। यहाँ पे जो दिया है कि माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या है, माइक्रोफिलामेंट्स क्या है, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स क्या है। तो यहाँ पे मैंने एक डिटेल यहाँ पे टेबल लेकर के आया है, कंपैरिजन टेबल। तो इधर फीचर दिया गया है, प्रोटीन डायमीटर, मतलब इनका जो डायमीटर है, साइज है, वो कितना होता है, शेप, फंक्शन क्या है इनका, और ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया गया है, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन। ठीक है, तो माइक्रोट्यूब्यूलिस जो है यहाँ पे ट्यूब्यूलिन प्रोटीन का बना हुआ होता है। माइक्रोफिलामेंट्स एक्टिन प्रोटीन का, एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स की अगर हम बात करें तो कीरेटिन प्रोटीन का यहाँ पे बना हुआ होता है। डायमीटर की अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये 25 नैनोमीटर का यहाँ पे इसका आपको डायमीटर देखने को मिलेगा। तो ये ट्यूब्यूल्स यहाँ पे लिखा है ना, तो ये ट्यूब्यूल्स इस तरह से होंगे। ठीक है,
और फिलामेंट लिखा है तो वो ट्यूब्यूल से क्या होगा, थोड़ा सा पतला होगा। ओके, इस तरह से। अब यहाँ पे इंटरमीडिएट फिलामेंट लिखा हुआ है, तो ये माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड माइक्रोफिलामेंट के दोनों के बीच का होगा। तो सबसे ज्यादा बड़ा डायमीटर या सबसे ज्यादा बड़ा स्ट्रक्चर यहाँ पे कौन होगा, माइक्रोट्यूब्यूल होगा 25 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻9 मीटर्स। ओके, तो 0.000 इस तरह से आप 9 टाइम्स वहां पे लगाते जाएंगे। माइक्रोफिलामेंट्स का यहाँ पे क्या है 6 to 7 नैनोमीटर, एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स यहाँ पे क्या है 8 to 12 नैनोमीटर। तो सबसे बड़ा यहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल है। ओके, माइक्रोट्यूब्यूल सबसे बड़ा है। फिर उसके बाद यहाँ पे आएगा इंटरमीडिएट फिलामेंट, फिर उसके बाद यहाँ पे आएगा माइक्रो फिलामेंट। यहाँ तक बात समझ में आई? तो ये ऑर्डर आप थोड़ा सा याद रख लीजिएगा कि कौन किसका डायमीटर ज्यादा है, फिर उसके बाद किसका, फिर कौन सबसे कम है। ओके, शेप की अगर हम यहाँ पे बात करें तो माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है हॉलो ट्यूब्यूल्स होती हैं। माइक्रो फिलामेंट्स जो है वो सॉलिड रॉड्स जैसी होती हैं, ठीक है। एंड ये जो इंटरमीडिएट फिलामेंट है ये रोप लाइक फाइबर्स होते हैं, ठीक है, इस तरह से। फंक्शंस की बात करें तो माइक्रोट्यूब्यूल्स स्ट्रक्चर एंड डिवीजन, तो स्ट्रक्चर मेंटेन करता है सेल का, एंड डिवीजन में सेल डिवीजन में हेल्प करता है। जैसे यहाँ पे ये कोई सेल है तो इसको क्या करना है, यहाँ पे डिवाइड करना है। इसी तरह से ये अपनी क्या बनाएंगे, प्रोजेनी बढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये जो सेल है उनको डिवाइड करने के लिए कौन हेल्प करता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स हेल्प हेल्प करता है। और वो कैसे हेल्प करता है हम देखेंगे। ओके, माइक्रोफिलामेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मूवमेंट एंड साइटोकाइनेसिस। तो माइक्रोफिलामेंट मेजरली आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, मूवमेंट में। जैसे ये एक्टिन फिलामेंट है, ठीक है। ये एक्टिन फिलामेंट जब हम मसल्स पढ़ेंगे तो जो मसल्स की जो वहां पे प्रोसेस होती है, किस तरह से हम जो अपने मसल्स को जो है मोड़ पाते हैं, फिर उसके बाद फिर से रिलैक्स कर लेते हैं, तो ये सारी चीजें वहां पे एक्टिन फिलामेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल वहां पे प्ले करती है, ठीक है। तो एक्टिन फिलामेंट आपका कहाँ पे, वहां पे आपको फंक्शन दिखेगा मूवमेंट में। और साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस क्या होता है, साइटोप्लाज्म को जो डिवीजन होता है उसको हम क्या कहते हैं, साइटोकाइनेसिस। तो वहां पे भी माइक्रोफिलामेंट का वहां पे क्या होता है, फंक्शन होता है। इंटरमीडिएट फिलामेंट स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है एंड सपोर्ट प्रोवाइड करता है। फाउंड इन, तो माइक्रोट्यूब्यूल्स आपको सीलिया, स्पिंडल एंड सेंट्रियोल्स में देखने को मिलेंगे, ठीक है। एंड ये जो माइक्रोफिलामेंट है ये आपको मसल्स में देखने को मिलेगा। एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट डेस्मोसोम्स एंड न्यूक्लियस में आपको देखने को मिलेगा। ओके, यहाँ तक बात समझ में आई? चलो, अब आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे ये क्या है, प्लांट सेल है। प्लांट सेल में आपको यहाँ पे ये माइक्रोट्यूब्यूल दिख रहा होगा। क्या दिख रहा होगा, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे। तो इसी तरह से ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, जो भी यहाँ पे साइटोस्केलेटन है। ओके, चलो, सीलिया एंड फ्लैजिला। सीलिया सिंगुलर सीलियम एंड फ्लैजिला सिंगुलर फ्लैजिलम। एक होगा तो फ्लैजिलम बोलेंगे, बहुत सारे हैं तो फ्लैजिला बोलेंगे, इस तरह से। आर हेयर लाइक आउटग्रोथ्स ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। सीलिया आर स्मॉल स्ट्रक्चर्स which work like oars causing the movement of either the cell और the surrounding fluids, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेल मेम्ब्रेन है उसके आउटग्रोथ्स कौन है, यहाँ पे सीलिया एंड फ्लैजिला। और ये कैसे होते हैं, हेयर लाइक होते हैं। अब यहाँ पे ये जो सीलिया है, सीलिया कैसा होता है, एक स्मॉल स्ट्रक्चर होता है, वर्क लाइक ओर्स। तो जो चप्पू होता है ना, नाव में जो चप्पू होता है, तो उसमें हम क्या करते हैं, जैसे हम, जैसे ये यहाँ पे नाव है, ये पानी है, ठीक है। ये यहाँ पे क्या है, बोट है, ये पानी है। अब यहाँ पे ये जो चप्पू है, तो अगर ये इस तरह ये मूवमेंट करेगा तो हमारा नाव कहाँ जाता है, आगे जाता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे सीलिया में भी क्या होता है, यहाँ पे अगर ये सीलिया है, अगर ये यहाँ पे बहुत सारी ये सीलिया अगर प्रेजेंट है, ठीक है, तो ये सारे के सारे सीलिया जब ये इस तरह मूवमेंट करेंगे तब ये जो बॉडी है वो आगे जाएगी। तो इसीलिए यहाँ पे बोला गया है कि ये जो सीलिया है ये क्या है, वर्क लाइक ओर्स कॉजिंग द मूवमेंट ऑफ आइदर द सेल और द सराउंडिंग फ्लूइड। तो क्या करते हैं, या तो वे जो सेल है उसको क्या करेंगे, मूव करेंगे, या तो फिर ये जो सराउंडिंग में जो फ्लूइड प्रेजेंट होगा उसको क्या करेंगे, मूवमेंट करेंगे, उसको मूव करेंगे और खुद अपना क्या करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। तो इसीलिए दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि सीलिया जो है वर्क लाइक ओर्स। यहाँ तक बात समझ में आई? ओके, नाउ फ्लैजिला आर कंपेरेटिवली लॉन्गर एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेल मूवमेंट। अब यहाँ पे ये जो फ्लैजिला है ये सीलिया से क्या होता है, लॉन्गर होता है, बड़ा होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर दी सेल मूवमेंट। तो सेल मूवमेंट को अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो उसके लिए क्या होता है, फ्लैजिला वहां पे प्रेजेंट होता है। द प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया ऑल्सो possesses flagella but these are structurally different from the eukaryotic flagella। तो यहाँ पे ये जो फ्लैजिला है ये दोनों में प्रेजेंट होगा, प्रोकैरियोट्स में भी
एंड यूकेरियोट्स में भी, ठीक है, दोनों सेल्स में यहाँ पे वो आपको देखने को मिलेगा। लेकिन प्रोकैरियोट्स का फ्लैजिला एंड यूकेरियोट का जो फ्लैजिला है उसमें आपको स्ट्रक्चरली क्या होगा, वहां पे डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, होगा दोनों में। तो यहाँ तक बात समझ में आई। ऐसा नहीं है कि फ्लैजिला सिर्फ और सिर्फ आपको प्रोकैरियोट्स में ही देखने को मिलेगा, यूकेरियोट्स में देखने को मिलेगा ही नहीं। जैसे आप प्रोटिस्टा में देख लीजिए, प्रोटिस्टा के जो ग्रुप है जिसमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं, वहां पे अगर आप जाकर के देखें, एनसीईआरटी पलट करके देखें, तो वहां पे आपको यूग्लिनोइड्स देखने को मिलेंगे जिसमें फ्लैजिला प्रेजेंट है, उसमें आपको डायनोफ्लैजिलेट्स देखने को मिलेंगे जिसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। ओके, तो वहां पे आप जाकर के एक बार क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। यहाँ तक बात समझ में आई। चलो, now, the electron microscopic study of cilium or flagellum shows that they are covered with the plasma membrane. तो ये जो सीलियम एंड फ्लैजिलम है, दोनों के दोनों कैसे होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड होते हैं। ठीक है, ये हमको कहाँ कैसे पता चला, जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी किए तब। देयर कोर कॉल्ड द एक्सोनिम, इनका जो कोर होता है उसको हम क्या कहते हैं, एक्सोनिम कहते हैं। possesses the number of microtubules running parallel to the लॉन्ग एक्सिस। ओके, तो यहाँ पे ये जो सीलियम और फ्लैजिलम है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से क्या होते हैं, कवर्ड होते हैं। यहाँ तक बात समझ में आई। नाउ, ये जो सीलियम और फ्लैजिलम है, इनका जो कोर होता है उसको हम क्या कहते हैं, एक्सोनिम कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सोनिम। तो यहाँ पे ये जो आपको पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये क्या है, एक्सोनिम है। ओके, अब यहाँ पे क्या लिखा है, ये जो एक्सोनिम है, इट पोजेसेस, इनके पास होता है नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स रनिंग पैरेलल टू दी लॉन्ग एक्सिस। तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो ये किस तरह से होता है, अगर ये है तो इसमें ये बहुत सारे इस तरह से माइक्रोट्यूब्यूल क्या होते हैं, अरेंज होते हैं, और ये सारे के सारे इस तरह से लंबे यहाँ पे क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। ठीक है, जैसे आप पतली सी लकड़ी, जो बहुत सारे लकड़ी होते हैं, अगर आप दातून जानते होंगे, तो दातून जो बेचने वाले होते हैं वो उस लकड़ियां को काट करके छोटा छोटा वहां पे एक बंडल लेकर के आते हैं। ठीक है, तो उसी तरह वो जो बंडल है, ठीक है, वो जो दातून का वहां पे बंडल है इस तरह से, तो ये जो एक्सोनिम का जो यहाँ पे स्ट्रक्चर होता है, तो वहां पर भी ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, ये इस तरह से पैरेलली क्या होते हैं, अरेंज होते हैं। पैरेलल का मतलब ये जो माइक्रोट्यूब्यूल है और ये जो माइक्रोट्यूब्यूल है, एक दूसरे के साथ इस तरह से पैरेलल, ठीक है, समानांतर, ये जो क्या होंगे, रेखा में प्रेजेंट होंगे। यहाँ तक बात समझ में आई। चलो, the exonym usually has a 9 doublets of a radially arranged peripheral microtubules and a pair of centrally located microtubules. Okay, तो यहाँ पे ये जो एक्सोनिम है, एक्सोनिम में आपको पेरीफेरल डबलेट्स देखने को मिलेंगे एंड सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स देखने को मिलेंगे। तो जो पेरीफेरल डबलेट्स का मतलब यहाँ पे पेरीफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स आप कह सकते हैं। ठीक है, पेरीफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स भी आपको देखने को मिलेगा, सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स भी आपको देखने को मिलेगा। अब ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है पेरीफेरी में प्रेजेंट है, पेरीफेरी का मतलब क्या होता है, यहाँ पे, ठीक है, इस रीजन पे पेरीफेरी में जो प्रेजेंट है जो माइक्रोट्यूब्यूल्स, उसको हम पेरीफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स कह रहे हैं, और जो सेंटर में प्रेजेंट होगा उसको हम सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स कह रहे हैं। यहाँ तक बात समझ में आई। नाउ, अब यहाँ पे क्या लिखा है कि ये जो एक्सोनिम है उसके पास 9 डबलेट्स ऑफ रेडियली अरेंज पेरीफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे ये जो पेरीफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो डबलेट्स होंगे। डबलेट्स का मतलब ऐसे 2 इन नंबर में क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे, और टोटल वो कितने होंगे, 9 होंगे। कितने होंगे, 9। 9 डबलेट्स यहाँ पे क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। 9 डबलेट्स का मतलब टोटल कितने हो जाएंगे, 9 दूनी 18 यहाँ पे आपको माइक्रोट्यूब्यूल्स देखने को मिलेंगे। कहाँ पे, पेरीफेरी में। ठीक है, अब ये क्या है, रेडियली अरेंज है। रेडियली अरेंज का मतलब अगर आप आपको कहीं भी लिखा हुआ है तो उसका मतलब है वो घेरे में प्रेजेंट है। ठीक है, रेडियस में प्रेजेंट है। रेडियली अरेंज पेरीफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो यहाँ पे अगर आप इस स्ट्रक्चर में देखें तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, 1 एंड 2, तो ये क्या हो जाएगा, एक डबलेट हो जाएगा, पेरीफेरल डबलेट हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पे कितने डबलेट्स प्रेजेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो पेरीफेरल में आपको 9 डबलेट्स माइक्रोट्यूब्यूल आपको देखने को मिलेंगे। तो ये चीज आपको क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। ठीक है, नाउ, इंटरकनेक्टेड बाय लिंकर्स और इंटर डबलेट ब्रिज। तो यहाँ पे अगर आप देखें, ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है इसको अगर आप देखें तो यहाँ पे ये क्या है, 1 डबलेट है, और ये क्या है, सेकेंड डबलेट है। तो ये दोनों डबलेट जो है ये आपस में भी यहाँ पे इंटर डबलेट ब्रिज के थ्रू या फिर लिंकर के थ्रू क्या है, इंटर कनेक्टेड है। ठीक है, तो पेरीफेरल डबलेट्स भी आपस में इंटर कनेक्टेड होते हैं थ्रू अ लिंकर्स और इंटर डबलेट ब्रिज। यहाँ तक बात समझ में आई। चलो, एंड अ पेयर ऑफ सेंट्रली लोकेटेड
माइक्रोट्यूब्यूल्स। अब यहाँ पे पेयर ऑफ सेंट्रली लोकेटेड माइक्रोट्यूब्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं, तो यहाँ पे सेंटर में जो प्रेजेंट है, ठीक है, तो ये वन माइक्रोट्यूब्यूल एंड दिस इज वन माइक्रोट्यूब्यूल एंड दिस इज सेकेंड माइक्रोट्यूब्यूल। तो यहाँ पे ये क्या है, पेयर, ठीक है। तो सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल जो है पेयर में प्रेजेंट होंगे, मतलब दो होंगे वहां पे। Such an arrangement of axonal microtubules is referred to as the 9+2 array, figure 8.10। ठीक है, तो इस तरह के अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, 9+2 अरेंजमेंट ऑफ द एक्सोनिमल माइक्रोट्यूब्यूल्स। क्या कहते हैं, 9+2। 9 का मतलब 9 पेरीफेरल डबलेट्स यहाँ पे प्रेजेंट है पेरीफेरी पे, ठीक है। और जो दो है, दो माइक्रोट्यूब्यूल्स है, वो सेंटर पे प्रेजेंट है। तो इसीलिए जैसे कि आप इस इमेज में भी देख सकते हैं, 9 यहाँ पे पेरीफेरल और बीच में दो है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, 9+2 अरेंजमेंट ऑफ एक्सोनिमल माइक्रोट्यूब्यूल्स। किस में प्रेजेंट होगा, सीलिया एंड फ्लैजिला दोनों में। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। अगर आपको क्वेश्चन आए कि सीलिया एंड फ्लैजिला जो है स्ट्रक्चर, उनमें किस तरह का आपको माइक्रोट्यूब्यूल्स का अरेंजमेंट देखने को मिलता है, तो आप क्या लिखेंगे, 9+2 अरेंजमेंट देखने को 9+2 अरेंजमेंट देखने को मिलता है। आप इसको क्या करेंगे, टिक करेंगे। ओके, नाउ द सेंट्रल tubules are connected by bridges and is also enclosed by a central sheath which is connected to one of the tubules of each peripheral doublets by a radial spoke। ओके, तो यहाँ पे ये जो सेंट्रली लोकेटेड माइक्रोट्यूब्यूल्स है जो पेयर में है, वो आपस में ब्रिज के थ्रू क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। तो इसको आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ब्रिज लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या होता है कि ये जो सेंट्रली लोकेटेड माइक्रोट्यूब्यूल्स है, वो इनक्लोज होता है या घिरा हुआ होता है, किससे, सेंट्रल शीट से। किससे घिरा होता है, सेंट्रल शीट से। ये जो आपको रेड कलर का ये आप जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये क्या है, सेंट्रल शीट है, जो कि सेंटर में जो माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है उसको घेरे हुए है। ओके, और ये जो सेंट्रल शीथ है, ये जो पेरीफेरी में जो माइक्रो डबलेट्स प्रेजेंट है, उससे भी ये क्या होते हैं, इस तरह से जुड़े हुए होते हैं। और किसके थ्रू जुड़े हुए होते हैं, रेडियल स्पोक के थ्रू जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक बात समझ में आई कि ये जो सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल है वो पेयर में प्रेजेंट है और ये दोनों ब्रिज से कनेक्टेड है। और ये सारी की सारी चीजें, बीच में जितनी भी चीजें हो रही है, वो इनक्लोज बाई घिरा हुआ है सेंट्रल शीथ से। और ये जो सेंट्रल शीथ है, ये कनेक्टेड टू पेरीफेरल डबलेट्स। तो ये पेरीफेरल डबलेट्स में जो एक माइक्रोट्यूब्यूल्स है, उससे वो क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है, रेडियल स्पोक से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो वो एक ट्यूब्यूल से जुड़ा हुआ है, तो एक ट्यूब्यूल से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 रेडियल स्पोक आपको देखने को मिलेगा। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है दस देयर आर 9 रेडियल स्पोक्स। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये जो सेंट्रल शीथ है कनेक्टेड टू वन ऑफ द ट्यूब्यूल्स ऑफ ईच पेरीफेरल डबलेट्स। तो डबलेट्स में यहाँ पे क्या है, दो माइक्रोट्यूब्यूल्स है, 1 एंड 2, लेकिन ये जुड़ा हुआ है किससे, सिर्फ और सिर्फ दो में से एक से। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 यहाँ पे आपको रेडियल स्पोक देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप रेडियल स्पोक के सामने इमेज में आप 9 रेडियल स्पोक लिख सकते हैं। नाउ thus there are 9 radial spokes। The peripheral doublets are also interconnected by linkers। तो ये चीज हमने देखा कि पेरीफेरल डबलेट्स भी आपस में क्या होते हैं, लिंकर के थ्रू जुड़े हुए होते हैं। और इमेज में उसका दूसरा नाम क्या दिया हुआ है, इंटर डबलेट ब्रिज। तो लिंकर एंड इंटर डबलेट ब्रिज इज अ सेम थिंग। Both the cilium and flagellum emerges from centriole-like structure called the basal bodies। Okay, तो यहाँ पे ये जो सीलियम और फ्लैजिलम है, ये दोनों के दोनों इमर्ज होते हैं, निकले हुए होते हैं, किससे, बेसल बॉडी से। ठीक है, और ये जो बेसल बॉडी होता है, ये क्या है, सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर, जबकि ये सेंट्रियोल ही होता है। तो सेंट्रियोल यहाँ पे हम अभी पढ़ने वाले हैं। तो सेंट्रियोल क्या बनाता है, बेसल बॉडी बनाता है। और इस बेसल बॉडी से क्या होता है, सीलियम एंड फ्लैजिला जो है इमर्ज होते हैं, या निकले होते हैं, या अराइज होते हैं। ठीक है, तो हमने फ्लैजिला का स्ट्रक्चर देखा हुआ था। ठीक है, तो फ्लैजिला के स्ट्रक्चर में हमने प्रोकैरियोट्स में देखा था। प्रोकैरियोट्स में भी वहां पे बेसल बॉडी क्या था, प्रेजेंट था। ठीक है, तो वही ये जो बेसल बॉडी है, ये कौन बनाता है, सेंट्रियोल बनाता है यूकेरियोट्स में। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। और ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। और ये जो अरेंजमेंट है 9+2 अरेंजमेंट, किस तरह से पेरीफेरल डबलेट अरेंज है, सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स अरेंज है, तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। और जो जो नंबर्स लिखे हैं, 9+2 अरेंजमेंट, 9 पेरीफेरल डबलेट्स, 2 सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स, 9 रेडियल स्पोक्स, तो ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। यहाँ तक बात समझ में आई। चलो, अब यहाँ पे फिगर 8.10 को अगर हम देखें, तो
ए एंड बी दो इमेजेस दिए गए हैं, सेक्शन ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला शोइंग डिफरेंट पार्ट्स, ए इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो होता है, तो उसमें ये जो इमेजेस जो आते हैं वो सारे के सारे कैसे होते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट होते हैं। क्या होते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट होते हैं। फिर उसके बाद जब इस तरह की इमेज जब आ जाते हैं, फिर उसके बाद हम उसको अलग से क्या करते हैं, कलर प्रोवाइड करते हैं, फिर हम उसको इस तरह से पढ़ते हैं, ठीक है। तो चाहे वो स्कैनिंग, मैंने आपको सैम एंड टैम के बारे में बताया था इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, तो दोनों में सैम हो या टैम हो, दोनों ही तरह के इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में आपको ब्लैक एंड व्हाइट इमेज देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे इस तरह से दिख रहा होगा, यहाँ पे ये क्या हो गया, सेंट्रल लोकेटेड जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है वो प्रेजेंट है, फिर पेरिफेरल डबलेट्स यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट है। ओके, नाउ बी इमेज को अगर हम देखें, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर, तो इंटरनल स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया गया है। तो ये क्या है, यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ओके, तो सीलिया एंड फ्लैजिला जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से क्या होता है, कवर्ड होता है। ये जो है यहाँ पे क्या है, पेरीफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स डबलेट्स, मतलब दो माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट है इसलिए डबलेट कह रहे हैं। ये दो पेरीफेरल जो डबलेट्स हैं वो आपस में कनेक्टेड है इंटर डबलेट ब्रिजेस से, यहाँ पे आप इसको लिंक कर भी लिख सकते हैं। ओके, नाउ अब यहाँ पे सेंट्रल डबलेट, यहाँ पे आपको सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स देखने को मिल रहा है पेयर में, और ये दोनों भी आपस में ब्रिज से क्या हुए हैं, कनेक्टेड हैं। ओके, और उसके बाद यहाँ पे आपको रेड कलर का यहाँ पे स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये क्या है, सेंट्रल शीथ है। और ये जो सेंट्रल शीथ है, ये जो पेरिफेरल डबलेट है उसके एक माइक्रोट्यूब्यूल से यहाँ पे क्या है, जुड़ा हुआ है, किससे, रेडियल स्पोक से। तो वो एक माइक्रोट्यूब्यूल से जुड़ा हुआ है, तो ये 9 यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेडियल स्पोक हो जाएगा, ठीक है। चलो, अब हम आते हैं कहाँ पे, सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल्स पर। Centrosome is an organelle usually containing two cylindrical structures called centrioles. तो सेंट्रोसोम क्या करता है, ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जो कि टू सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर कंटेन करता है, जिसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रियोल कहते हैं। अब इसको हम यहाँ पे समझते हैं, ये क्या है, सेंट्रोसोम है। सेंट्रोसोम मेड अप ऑफ टू सेंट्रियोल्स, ठीक है, जो कि सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर है। और ये जो सेंट्रियोल होते हैं वो परपेंडिकुलर, लाई परपेंडिकुलर टू ईच अदर, जिसको हम राइट एंगल कहते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, राइट एंगल होता है, 90 डिग्री का एंगल। तो यहाँ पे ये इमेज आप देख सकते हैं, ठीक है। ये एक क्या है, सेंट्रियोल है, ये दूसरा सेंट्रियोल है, और दोनों के दोनों यहाँ पे 90 डिग्री या फिर राइट एंगल पे क्या है, प्रेजेंट है। अब ये दोनों को साथ में, ठीक है, ये दोनों को साथ में मैं क्या कहूंगी, सेंट्रोसोम कहूंगी। तो ये बात क्लियर हुई सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल में, ठीक है। सेंट्रोसोम बना होता है सेंट्रियोल से। नाउ दे आर सराउंडेड बाई एमोर्फस पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल। Both centriole in a centrosome lie perpendicular to each other, in which each has an organization like the cartwheel. ओके, तो यहाँ तक बात समझ में आई। सेंट्रोसोम सेंट्रियोल से, दो सेंट्रियोल से मिलकर बना होता है, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है। दोनों के दोनों यहाँ पे भी लिखा है कि लाई परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब कि ये राइट एंगल पे, 90 डिग्री एंगल पे प्रेजेंट होते हैं। ओके, और ये जो सेंट्रियोल है, ठीक है, ये दोनों के दोनों यहाँ पे सराउंडेड बाय एमोर्फस पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये किससे सराउंड होते हैं, एमोर्फस पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल्स, इससे क्या होते हैं, सराउंड होते हैं। और ये सारे स्ट्रक्चर्स को एक साथ हम क्या कहते हैं, सेंट्रोसोम कहते हैं। They are made up of 9 evenly spaced peripheral fibrils of tubulin protein. Each of the peripheral fibril is a triplet. Okay. तो यहाँ पे ये जो सेंट्रियोल है वो माइक्रोट्यूब्यूल्स का बना हुआ होता है, और माइक्रोट्यूब्यूल्स में कौन सा प्रोटीन प्रेजेंट था, ट्यूबुलिन प्रोटीन प्रेजेंट था। ओके, तो ये किससे बने हुए होते हैं, ट्यूबुलिन प्रोटीन से। ओके, तो यहाँ पे क्या है, इनका जो स्ट्रक्चर है, ये आपको कार्ट व्हील, तो जो बैलगाड़ी जो होती है, ठीक है, उसका जो व्हील होता है, उसका जो चक्का होता है, उसमें उस जैसा आपको स्ट्रक्चर दिखेगा, जैसे कि आपको इस इमेज में देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर को अगर आप ध्यान से देखें, इस ऊपर वाले स्ट्रक्चर को, तो आपको ये देखने को मिलेगा, वो जो बैलगाड़ी होती है उसके चक्के के समान जो स्ट्रक्चर है, इसी तरह का यहाँ पे आपको अरेंजमेंट जो है माइक्रोट्यूब्यूल्स का देखने को मिलता है। तो यहाँ पे क्या, इस कार्टून स्ट्रक्चर में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, दे आर मेड अप ऑफ 9 इवनली स्पेस्ड पेरिफेरल fibrils of tubulin protein. Each of the peripheral fibril is a triplet. ओके, तो यहाँ पर भी आपको पेरिफेरल फाइब्रिल्स देखने को मिलेंगे, ठीक है, जो कि कितने प्रेजेंट होंगे, 9 प्रेजेंट होंगे, और किससे बने हुए होंगे, ट्यूबुलिन प्रोटीन से बने हुए होंगे। और ईच पेरिफेरल फाइब्रिल क्या होगा, यहाँ पे ट्रिपलेट होगा, ठीक है। मतलब कि
जैसे सीलिया एंड फ्लैजिला में 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट थे, लेकिन सेंट्रियोल में ये 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है। तो वहां पे 2 प्रेजेंट था, उसको डबलेट बोल रहे थे, यहाँ पे 3 प्रेजेंट है, तो इसको हम क्या कहेंगे? ट्रिपलेट कहेंगे। क्या कहेंगे हम इसको? ट्रिपलेट कहेंगे। ठीक है। एडजेसेंट ट्रिपलेट्स आर लिंक्ड। अब एडजेसेंट ट्रिपलेट जो अगल बगल के जो ट्रिपलेट्स होते हैं वो भी क्या होते हैं? लिंक्ड होते हैं। अब हम इस पेरिफेरल फाइब्रिल को देखते हैं कि ये कैसे ट्रिपलेट है और 9 है या नहीं। ठीक है। तो यहाँ पे ये 1 2 3, ये क्या हो जाएगा? एक माइक्रोफाइब्रिल हो जाएगा। ठीक है। 1 2 3, 1 2 3, इसी तरह से ये 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 ओके। तो ये सारी चीजें यहाँ पे आपको 3 ट्रिपलेट में क्या होंगे? पेरीफेरी पे प्रेजेंट होंगे। अब हम इसको काउंट करते हैं 9 है या नहीं। तो ये क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो यहाँ पे आपको 9 पेरीफेरल ट्रिपलेट फाइब्रिल्स आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ तक बात समझ में आई कि पेरीफेरी में आपको 9 फाइब्रिल्स आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है। जो कि ट्यूबुलिन प्रोटीन से बना है और सारे के सारे क्या है? ट्रिपलेट है। और ये जो ट्रिपलेट है ये आपस में क्या होते हैं? लिंक्ड होते हैं। तो ये भी बात क्या है? इंपॉर्टेंट है। नाउ the adjacent triplets are also linked. Okay. The central part of the proximal region of the centriole is also proteinaceous and called the hub, which is connected with tubules of the peripheral triplets by a radial spokes made up of proteins. Okay. तो यहाँ पे सेंटर की अगर हम बात करें तो जैसे सीलिया एंड फ्लैजिला में यहाँ पे सेंटर में भी क्या प्रेजेंट था? माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट था। लेकिन यहाँ पे सेंट्रियोल में जो है कोई भी सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट नहीं होता है सेंटर पर। ओके। तो यहाँ पे सेंट्रल पार्ट को हम क्या कहते हैं? हब कहते हैं। क्या कहते हैं? हब। जो कि प्रोटीनेशियस होता है, प्रोटीन का बना हुआ होता है। तो ये जो सेंट्रल पार्ट है इसको हम क्या कहेंगे? हब कहेंगे। लेट मी इरेज दिस। तो ये जो सेंट्रल पार्ट है इसको हम क्या कहेंगे? यहाँ पे हब कहेंगे। ठीक है। अब ये जो हब है ये क्या होगा? कनेक्टेड विद द पेरिफेरल ट्यूब्यूल्स। तो पेरिफेरल में ये जो ट्रिपलेट्स प्रेजेंट है उसके साथ ये जो हब है ये क्या होगा? इस तरह से ये क्या है? कनेक्टेड है। ठीक है। और वो कनेक्टेड होगा किससे? रेडियल स्पोक से। और ये जो रेडियल स्पोक है ये भी प्रोटीन से बना होगा, प्रोटीनेशियस होगा। तो यहाँ तक बात समझ में आई कि यहाँ पे किस तरह से 9 ट्रिपलेट्स ऑफ पेरिफेरल फाइब्रिल्स प्रेजेंट है और सेंटर में कोई भी माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट नहीं है। और जो इसका सेंट्रल पार्ट है उसको हम हब कह रहे हैं, जो कि प्रोटीनेशियस है। और ये जो हब है ये जो पेरिफेरल ट्यूब्यूल्स है उससे कनेक्टेड है, किसके थ्रू? रेडियल स्पोक के थ्रू। और वो भी क्या है? प्रोटीनेशियस है। ओके। नाउ द सेंट्रियोल्स फॉर्म द बेसल बॉडी ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला and spindle fibers that give rise to the spindle apparatus during cell division in animal cells. तो यहाँ पे सेंट्रियोल का क्या दिया गया है? फंक्शन दिया गया है, दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ये जो सेंट्रियोल्स है ये बेसल बॉडी बनाता है सीलिया एंड फ्लैजिला में। ओके। एंड स्पिंडल फाइबर बनाता है एंड गिव राइज टू स्पिंडल apparatus ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। अब इसको हम यहाँ पे देखते हैं। ओके। तो पहले हम यहाँ पे क्या देखते हैं? फंक्शन देख लेते हैं। फंक्शन ऑफ सेंट्रियोल तो ये क्या करता है? बेसल बॉडी ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला बनाता है। तो ये चीज हमने पहले भी देखी है। Second, form spindle fibers that give rise to the spindle apparatus during the cell division in animal cell. तो ये क्या है? सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर है, जैसे कि आप देख सकते हैं कार्ट व्हील लाइक अरेंजमेंट। ठीक है। अब यहाँ पे ये एक सेंट्रियोल है, ये दूसरा सेंट्रियोल है और दोनों के दोनों परपेंडिकुलर इस तरह से क्या है? प्रेजेंट है। ठीक है। 90 डिग्री या राइट एंगल पे ये क्या है? प्रेजेंट है। अब इसको यहाँ पे ये एमोर्फस पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल से क्या होगा? ये सराउंडेड होगा, जिसको हम यहाँ पे क्या कहेंगे? सेंट्रोजोम कहेंगे। क्या कहेंगे हम इसको? सेंट्रोजोम कहेंगे। अब क्या होता है? ये जो सेंट्रियोल है ये जो सेंट्रियोल है, जैसे आप इस तरह से एनिमल सेंट्रियोल कहाँ पे मिलता है? एनिमल सेल में देखने को मिलता है। प्लांट सेल में क्या होता है? एब्सेंट होता है। ठीक है। तो एनिमल सेल में देखने को मिलता है। तो इस इमेज में आप देख सकते हैं, एनसीईआरटी की इस इमेज में, तो ये क्या है? सेंट्रियोल है, ये दूसरा सेंट्रियोल है, दोनों को एक साथ हम क्या कहेंगे? सेंट्रोजोम कहेंगे। तो जब सेल डिवीजन का टाइम होता है तो सेल डिवीजन के टाइम में ना ये जो जितने भी आपको सेल ऑर्गेनल्स दिख रहे हैं वो क्या होता है? डिसअपियर हो जाते हैं। ठीक है। वो डिजनरेट हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है कि ये जो सेंट्रियोल है ये डिवाइड होकर के क्या करते हैं? ये सेल के दोनों साइड पे, ठीक है, पोल पर आकर ये क्या हो जाते हैं? पहुंच जाते हैं और इस तरह से क्या बनाते हैं? स्पिंडल फाइबर्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? स्पिंडल फाइबर्स। तो इसको मैं क्या कहती हूँ? इसका नाम क्या है? स्पिंडल फाइबर्स। और ये स्पिंडल फाइबर कौन बना रहा है? ये जो स्पिंडल फाइबर है ये सेंट्रियोल बना रहा है। ओके। ये एक
यहाँ पे ये एक सेंट्रोसोम है, ये दूसरा सेंट्रोसोम है। इस सेंट्रोसोम के अंदर यहाँ पे आपको क्या है, सेंट्रियोल जो है प्रेजेंट है। यहाँ तक बात समझ में आई? ये स्पिंडल फाइबर बना रहे हैं और गिव राइज टू स्पिंडल apparatus ड्यूरिंग द सेल डिवीजन इन एनिमल सेल, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ सेंट्रियोल जो है एनिमल सेल में ही प्रेजेंट होता है। अभी स्पिंडल फाइबर किस तरह से काम करता है, क्या करता है सेल डिवीजन में, तो ये हम सेल डिवीजन वाले चैप्टर में देखेंगे। ठीक है, चलो तो यहाँ तक बात समझ में आई। ये जो सेंट्रियोल है सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है और इसके ये सारे जो है फंक्शंस होते हैं। Now, nucleus. Nucleus as a cell organelle was the first described by Robert Brown as early as 1831. तो न्यूक्लियस को एज अ सेल ऑर्गेनल सबसे पहले किसने डिस्क्राइब किया? रॉबर्ट ब्राउन ने, ठीक है, 1831 के टाइम पे वहां पे, ठीक है। लेटर द मटेरियल ऑफ द न्यूक्लियस स्टेन बाय द बेसिक डाई वाज गिवन द नेम क्रोमेटीन बाय फ्लेमिंग। तो यहाँ पे क्रोमेटीन नाम किसने दिया है? फ्लेमिंग दिया है। तो जो भी मटेरियल प्रेजेंट था, मटेरियल ऑफ द न्यूक्लियस, ठीक है, तो न्यूक्लियस के अंदर जो भी मटेरियल था उसको स्टेन किसने किया? फ्लेमिंग ने किया। क्या यूज करके उन्होंने वहां पे स्टेन किया? बेसिक डाई। बेसिक डाई का मतलब जैसे एसिडिक चीजें होती हैं, ठीक है, और क्या होती हैं? बेसिक चीजें होती हैं। तो ये वो वाली बेसिक है, ठीक है। जैसे पीएच स्केल में भी हम देखते हैं कि 7 क्या होता है? न्यूट्रल होता है, और अगर पीएच 7 से कम है तो वो एसिडिक, और 7 से ज्यादा है तो बेसिक। हिंदी में हम इसको क्षारीय कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह की डाई को यूज करके फ्लेमिंग ने क्या किया था? जो न्यूक्लियस का जो मटेरियल है उसको स्टेन किया, और वहां पे फिर उसको उनको जो है स्ट्रक्चर्स दिखे, उसको उन्होंने क्या नाम दिया? क्रोमेटीन नाम दिया, ठीक है। तो क्रोमेटीन इज नेम्ड बाय फ्लेमिंग, ओके, एंड न्यूक्लियस एज अ सेल ऑर्गेनल फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय द रॉबर्ट ब्राउन इन 1831. नाउ द इंटरफेस nucleus of a cell when it's not dividing has a highly extended and elaborated nucleoprotein fibers called chromatin. Nuclear matrix and one or more spherical bodies called nucleoli, singular nucleolus. Okay. तो यहाँ पे इंटरफेज न्यूक्लियस के बारे में बात की गई है। तो ये जो इंटरफेज न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है? न्यूक्लियस ऑफ अ सेल व्हेन इट्स नॉट डिवाइडिंग। तो ऐसा सेल जब वो डिवाइड नहीं कर रहा हो तब उस न्यूक्लियस का जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम क्या कहते हैं? इंटरफेज न्यूक्लियस कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरफेज न्यूक्लियस। तो ये जो इंटरफेज न्यूक्लियस है इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा? सबसे पहले तो न्यूक्लियर इन्वलप देखने को मिलेगा, 2 मेम्ब्रेन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन आपको देखने को मिलेगा, और उस आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन के अंदर आपको न्यूक्लियर मैट्रिक्स देखने को मिलेगा। अब ये जो न्यूक्लियर मैट्रिक्स है, न्यूक्लियर मैट्रिक्स में आपको यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि यहाँ पे न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर्स आपको देखने को मिलेंगे, जिसको हम क्या कह रहे हैं? क्रोमेटिन कह रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा है इंटरफेज न्यूक्लियाई न्यूक्लियस ऑफ अ सेल व्हेन इट्स नॉट डिवाइडिंग हैज हाईली एक्सटेंडेड एंड इलाबोरेटेड न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स कॉल्ड क्रोमेटिन। तो ये जो मैट्रिक्स है ये क्या हो गया? सेल हो गया, न्यूक्लियस हो गया। अब न्यूक्लियस का ये जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में आपको न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर देखने को मिलेंगे बहुत सारे इलाबोरेटेड, ठीक है। उसको हम क्या नाम दे रहे हैं? क्रोमेटिन नाम दे रहे हैं। नाउ न्यूक्लियर मैट्रिक्स एंड वन और मोर स्फेरिकल बॉडीज कॉल्ड न्यूक्लियोलाई। तो ये जो न्यूक्लियर मैट्रिक्स है उसमें आपको न्यूक्लियोलाई देखने को मिलेगा, अगर वो एक या एक से ज्यादा है, बहुत सारे हैं। और सिंगुलर अकेले को हम सिर्फ और सिर्फ क्या कहते हैं? न्यूक्लियोलस कहते हैं, ठीक है। ये एक या एक से ज्यादा स्फेरिकल बॉडीज होती हैं जो कि प्रेजेंट होती हैं कहाँ पे? न्यूक्लियस के अंदर। यहां तक बात समझ में आई? नाउ electron microscopy has revealed that the nuclear envelope, which consists of two parallel membranes with a space between 10 to 50 nanometer, called the perinuclear space, form the barrier between the material present inside the nucleus and that of the cytoplasm. तो यहाँ पे ये जो इंटरफेज न्यूक्लियस है उसमें जब अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी स्टडी की गई तो वहां पे पाया गया कि जो न्यूक्लियस है उसके पास क्या है? 2 मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, वो डबल मेम्ब्रेनस क्या है? सेल ऑर्गेनल्स है, ठीक है। अब यहाँ पे ये वाला मेम्ब्रेन क्या है? आउटर मेम्ब्रेन, और ये क्या है? इनर मेम्ब्रेन। अगर हम इस न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर देखें तो आपको ये इस तरह से देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? आउटर मेम्ब्रेन हो जाएगा, और इनसाइड वाला क्या हो जाएगा? इनर मेम्ब्रेन हो जाएगा। अब इन दोनों के बीच में जो स्पेस देखने को मिल रहा है, ठीक है, ये दोनों के बीच में जो स्पेस देखने को मिल रहा है वो स्पेस का साइज कितना है? 10 टू 15 नैनोमीटर, ठीक है। 10 टू 15 नैनोमीटर, और एक क्या होता है? माइक्रोमीटर।
ठीक है, तो माइक्रोमीटर कभी भी होगा तो 10⁻⁻6 माइक्रोमीटर है, एंड एंड नैनोमीटर में 10⁻⁹ मीटर। तो नैनोमीटर क्या होता है, छोटा होता है, माइक्रोमीटर क्या होता है, बड़ा होता है। तो यहाँ पे क्या है, 10 to 50 नैनोमीटर का यहाँ पे आपको पेरी न्यूक्लियर स्पेस जो है आपको देखने को मिलता है, और ये स्पेस बिटवीन द आउटर मेम्ब्रेन एंड द इनर मेम्ब्रेन, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग दिस। ठीक है, नाउ ये क्या करता है, ये बैरियर फॉर्म करता है बिटवीन द मटेरियल प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस एंड देयर एंड दैट ऑफ द साइटोप्लाज्म। तो यहाँ पे जो आउटर मेम्ब्रेन है ये बैरियर फॉर्म करेगा जो भी आउटसाइड साइटोप्लाज्म में जो चीजें प्रेजेंट है उनसे, और यहाँ पे इनर मेम्ब्रेन जो है जो न्यूक्लियस है, ठीक है, इनसाइड द न्यूक्लियस है, वहां पर वो क्या करेगा, बैरियर फॉर्म करेगा। Now, the outer membrane usually remains continuous with the endoplasmic reticulum and also bears ribosome on it. अब ये जो outer membrane है ये क्या करता है, ये जो outer membrane है वो endoplasmic reticulum से क्या होता है, continuous होता है, और इसमें राइबोसोम भी क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। At a number of places, the nuclear envelope is interrupted by a minute pores which are formed by the fusion of its two membranes. Okay. तो यहाँ पे ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है इसको हमने देखा कि आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है और इनर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। तो ये जो आउटर मेम्ब्रेन है कंटिन्यूअस विथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम, एंड इसमें क्या होता है, राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, और उसी को हम क्या कह देते हैं, RER कहते हैं, जब वो राइबोसोम जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रेजेंट होता है तब। यहाँ तक बात समझ में आई आउटर मेम्ब्रेन के बारे में। इनर मेम्ब्रेन क्या करता है, वहां पे इंटरनल बॉडी बाउंड्री जो है क्रिएट करता है। अब यहाँ पे आपको माइन्यूट पोर या न्यूक्लियर पोर देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये जो न्यूक्लियर पोर आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, न्यूक्लियर एनवलप में ही। मैंने आपको बताया कि ये जो न्यूक्लियस का जो सेल मेम्ब्रेन है वो इस तरह से क्या होता है, बना हुआ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो पोर्स है इसी को हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, माइन्यूट पोर या न्यूक्लियर पोर कह रहे हैं। अब इनका काम क्या होता है, ठीक है, ये बनती कैसे है, फ्यूजन ऑफ इट्स टू मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे क्या है, ये जो फ्यूजन हो रहा है यहाँ पे दोनों मेम्ब्रेन का, उसी से वहां पे फ्यूजन वाली जगह पे ही ये माइन्यूट पोर या न्यूक्लियर पोर जो है यहाँ पे बन रही है। These nuclear pores are the passage through which movement of RNA and protein molecules takes place in both direction between the nucleus and the cytoplasm. तो ये जो माइन्यूट पोर्स हैं ये क्या काम करते हैं, पैसेज का काम करती है या डोर का काम करती है। ठीक है, जिससे क्या होते हैं, मूवमेंट ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। सो मूवमेंट ऑफ जो आरएनए एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है वो न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में जाती हैं और साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में जाती हैं। ठीक है, तो ये मूवमेंट के लिए यहाँ पे न्यूक्लियर पोर जो है प्रेजेंट है। अब आप बोलोगे कि मैम ठीक है, साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस की ओर जा रहा है वो तो समझ में आ रहा है, लेकिन न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म की ओर क्यों आ रहा है। देखो, न्यूक्लियस में क्या होता है, डीएनए होता है, और डीएनए से ही यहाँ पे क्या बनता है, आरएनए बनता है। जैसे हमने एमआरएनए का नाम सुना था, वहां पे पॉलीजोम हमने देखा था ना। ठीक है, तो आरएनए जो होता है, तो आरएनए यहाँ पे कहाँ पे बन रहा है, सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर बन रहा है। तो इस आरएनए को यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे आरएनए जो है साइटोप्लाज्म में आता है, फिर साइटोप्लाज्म में आरएनए का क्या बनता है, यहाँ पे प्रोटीन बनता है। कहाँ पे बनता है, साइटोप्लाज्म में बनता है। तो आरएनए को न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में आने की क्या होती है, जरूरत होती है। ठीक है, अब वो साइटोप्लाज्म में आने के लिए वहां पे कोई जगह चाहिए, तो जगह वहां पे कहाँ से मिलती है, न्यूक्लियर पोर या माइन्यूट पोर। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ तक बात समझ में आई कि ये जो न्यूक्लियर पोर है वो किस तरह से आरएनए एंड प्रोटीन का मूवमेंट कराता है, न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म टू न्यूक्लियस। यहाँ तक बात समझ में आई। चलो, नॉर्मली देर इज ओनली वन न्यूक्लियस पर सेल। ठीक है, तो नॉर्मल की अगर हम बात करें तो एक ही न्यूक्लियस होता है पर सेल, एक सेल में एक न्यूक्लियस। वेरिएशंस इन द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई आर आल्सो फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई भी वहां पे प्रेजेंट हो सकते हैं, तो ये चीज हमने फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व किए हैं। कैन यू रिकलेक्ट नेम्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट हैव मोर देन वन न्यूक्लियस पर सेल। तो यहाँ पे आपको ऐसे ऑर्गेनिजम्स के बारे में बताना है जिनमें जो है एक से ज्यादा क्या होते हैं, न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये चीज हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ी थी। ठीक है, आप एनसीईआरटी में पीछे जाइए और वहां पे चेक कीजिए। सम मैच्योर सेल्स इवन लैक न्यूक्लियस। ठीक है, कुछ मैच्योर सेल्स होती हैं जो कि क्या करती हैं, न्यूक्लियस को लैक करती हैं, मतलब उनमें न्यूक्लियस होता ही नहीं है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया है, इरेथ्रोसाइट्स ऑफ मैनी मैमल्स एंड सीव ट्यूब सेल्स ऑफ वेस्कुलर प्लांट्स। ठीक है, वुड यू कंसीडर दीज सेल्स एज लिविंग। तो देखो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे एक ही सेल प्रेजेंट है,
एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट है एक सेल में, ठीक है। मैच्योर सेल्स जो है न्यूक्लियस को लैक करती हैं, वहां पे एब्सेंट होता है। एग्जांपल है इरिथ्रोसाइट्स ऑफ द मेनी मैमल्स, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स। तो रेड ब्लड सेल्स जब नई नई होती है, ठीक है, जब वो न्यूली फॉर्म होती है तो उनमें क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। लेकिन जैसे ही वो मैच्योर होते हैं तो उसमें जो न्यूक्लियस होता है वो डिसअपियर हो जाता है, वो प्रेजेंट नहीं होता। क्यों? क्यों ऐसा होता है? क्योंकि इनको रेड ब्लड सेल्स का काम क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स एंड जो गैसेस हैं, ऑक्सीजन कैरी करना, कार्बन डाइऑक्साइड कैरी करना। तो इस ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस कैरी करने की, गैसेस एक्सचेंज की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए ये अपना जो न्यूक्लियस है उसको क्या करता है, रिजनरेट कर देता है। ओके, जब वो मैच्योर होता है तब। यहाँ तक बात समझ में आई? ताकि वो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल को क्या कर सके, कैरी कर सके। तो इसीलिए जो इरिथ्रोसाइट्स होते हैं, मैच्योर आरबीसीज में आपको न्यूक्लियस जो है एब्सेंट देखने को मिलता है। और चीज हमने कहाँ पे पढ़ी थी, सीव ट्यूब सेल्स में, सीव ट्यूब सेल्स ऑफ वस्कुलर प्लांट्स। तो सीव ट्यूब सेल्स में यहाँ पे क्या था, न्यूक्लियस जो है एब्सेंट था, वहां पे कंपेनियन सेल्स प्रेजेंट थी, जो कि इनकी जो भी एक्टिविटीज हैं, जो भी मेटाबॉलिक जो प्रोसेस है उसको क्या कर रहे थे, वो कंट्रोल कर रहे थे, ठीक है। अब ये चीज सीव ट्यूब्स किसका पार्ट होता है, फ्लोएम का पार्ट होता है। यहाँ तक बात समझ में आई? तो ये सारी चीजें हमने बहुत डिटेल से पढ़ी थी। ये सब चीजों के बारे में एनसीईआरटी में, अभी लेटेस्ट एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है, लेकिन ये नीट 2026 के सिलेबस में है। और मैंने इसमें डिटेल वीडियो बनाई हुई है, आपको इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। ओके, चलो। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप इन सेल्स को लिविंग कंसिडर करेंगे या नहीं, ठीक है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। नाउ the nuclear matrix or the nucleoplasm contains nucleolus and chromatin। तो ये जो न्यूक्लियर मैट्रिक्स है, न्यूक्लियर मैट्रिक्स को और हम क्या कह रहे हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। तो यहाँ पे ये क्या है, ये सेल है, सेल के अंदर यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ठीक है। अब ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जो भी मटेरियल है उसको हम क्या कह रहे हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म कह रहे हैं या फिर न्यूक्लियर मैट्रिक्स। तो इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, क्रोमेटिन प्रेजेंट होता है एंड न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है, ठीक है। दो चीजें यहाँ पे प्रेजेंट है, क्या क्या, क्रोमेटिन जो कि क्या है, न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर होता है, और न्यूक्लियोलाई या फिर न्यूक्लियोलस यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट है। द न्यूक्लियोलाई आर स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। क्या होते हैं ये, स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये क्या है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोलस है, ठीक है, प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोप्लाज्म। The content of the nucleolus is continuous with the rest of the nucleoplasm as it is not a membrane bound structure। ठीक है, तो ये जो न्यूक्लियोलाई होता है या न्यूक्लियोलस होता है, ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, इसमें कोई भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता। इसीलिए इनका जो कंटेंट होता है वो कंटिन्यूअस होता है न्यूक्लियोप्लाज्म से। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो न्यूक्लियोलाई है उसमें मेम्ब्रेन जो है एब्सेंट होता है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। इसीलिए इनका जो यहाँ पे जो भी कंटेंट है वो जो न्यूक्लियोप्लाज्म है उसके साथ क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई? इंपॉर्टेंट क्या है कि ये जो न्यूक्लियोलाई या न्यूक्लियोलस है वो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। ओके, नाउ इट इज अ साइट ऑफ एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस। Larger and more numerous nuclei are present in cell actively carrying out protein synthesis। तो न्यूक्लियोलाई जो है साइट फॉर द एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस। तो जो राइबोसोम था वो किससे बन रहा था, राइबोसोमल आरएनए से बन रहा था, ठीक है, हमने देखा था वहां पे, और प्रोटीन से बन रहा था। तो यहाँ पे ये जो न्यूक्लियोलाई है या न्यूक्लियोलस है, ये राइबोसोमल आरएनए बनाने के लिए क्या है, बहुत ज्यादा एक्टिव साइट है, ठीक है। और इसको आप क्या कह सकते हैं, राइबोसोम फैक्ट्री भी कह सकते हैं, किसको, न्यूक्लियोलस को या न्यूक्लियोलाई को, राइबोसोम फैक्ट्री। यहाँ तक बात समझ में आई? ओके, दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि लार्जर एंड मोर न्यूमरस न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट इन सेल एक्टिवली कैरिंग आउट प्रोटीन सिंथेसिस। तो जो सेल्स में, ठीक है, जिन सेल्स में प्रोटीन सिंथेसिस एक्टिवली नीड होता है, जरूरत होता है, तो उसमें बहुत सारे न्यूक्लियोलाई आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई? फिगर 8.11 को अगर हम देखें, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, तो यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिया गया है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में ही आपको यहाँ पे छोटे छोटे न्यूक्लियर पोर देखने को मिलेंगे, जो कि जो आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन है उनके फ्यूजन से आपको यहाँ पे न्यूक्लियर पोर जो है बनते हैं, ठीक है।
यहाँ पे फिर अंदर में आपको क्या देखने को मिल रहा है, पहले हम इसको देखते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। तो ये पूरा अंदर का जो भी मटेरियल है उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कह रहे हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको स्फेरिकल स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा जिसको हम न्यूक्लियोलस कह रहे हैं, जो कि राइबोसोम फैक्ट्री है, क्योंकि ये इट इज द एक्टिव साइट ऑफ द राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस। यहाँ तक बात समझ में आई? चलो, अब हम यहाँ पे देखेंगे आउटर वर्सेस इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। फीचर यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे आउटर एंड यहाँ पर इनर। कनेक्शन की अगर हम बात करें तो आउटर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये कंटिन्यूअस विद द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जैसे कि हम यहाँ पे इस इमेज में देख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, न्यूक्लियर इन्वलप है। ठीक है, ये न्यूक्लियर इन्वलप है। यहाँ पे अंदर में आपको ये न्यूक्लियोलस देखने को मिल रहा है। ठीक है, और ये, और उसके बाद ये जो न्यूक्लियस है, ठीक है, ये पूरा का पूरा न्यूक्लियस है, उसमें आपको न्यूक्लियर इन्वलप देखने को मिला। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ पे आपको पोर देखने को मिलेंगे, तो ये क्या हो जाएंगे, न्यूक्लियर पोर हो जाएंगे। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखें कि ये जो आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियर इन्वलप है, वो यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट है। तो उससे वो क्या होते हैं यहाँ पे, जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, यहाँ पे इस जगह पे, तो ये जो आउटर मेम्ब्रेन ऑफ, ये क्या हो जाएगा, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस हो जाएगा, जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से यहाँ पे क्या है, कंटिन्यूअस है। ठीक है, वो अटैच्ड है उससे। तो इस तरह से क्या होता है, आउटर मेम्ब्रेन का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कनेक्शन होता है। इनर मेम्ब्रेन की बात करें तो नॉट कनेक्टेड टू ईआर, ठीक है, क्योंकि वो अंदर में प्रेजेंट है। राइबोसोम्स की अगर हम बात करें तो राइबोसोम प्रेजेंट लाइक आरईआर। ठीक है, जैसे कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है, राइबोसोम प्रेजेंट होता है, उसी तरह से यहाँ पे भी आउटर मेम्ब्रेन में भी राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। इनर इनर की बात करें तो कोई भी राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होता। फंक्शन, प्रोटीन सिंथेसिस एंड कनेक्शन विद द साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो इनका आउटर मेम्ब्रेन का क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस ये करते हैं, क्योंकि इनमें आर जो राइबोसोम है वो प्रेजेंट है। अब राइबोसोम प्रेजेंट है तो प्रोटीन सिंथेसिस तो प्रेजेंट होगा ही। कनेक्शन विद द साइटोप्लाज्म एंड इनर मेम्ब्रेन की बात करें तो प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल सपोर्ट। तो ये क्या करता है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। परमिबिलिटी की बात करें तो इसमें क्या होता है, न्यूक्लियर पोर प्रेजेंट होता है विद इनर लेयर। ठीक है, तो वो दोनों साथ मिल करके वहां पे न्यूक्लियर पोर वहां पे प्रेजेंट होता है। तो ओके, इनर मेम्ब्रेन की बात करें तो ये क्या करता है, फॉर्म्स बाउंड्री ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म। तो अंदर में जो मटेरियल है, न्यूक्लियस के अंदर में जो मटेरियल है, तो यहाँ पे न्यूक्लियोप्लाज्म का ये क्या करता है, बाउंड्री सेट करता है। सपोर्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे न्यूक्लियर लेमिना जो है एब्सेंट होता है, और इनर मेम्ब्रेन की बात करें तो सपोर्टेड बाय न्यूक्लियर लेमिना, मतलब कि प्रोटीन्स के थ्रू ये क्या होते हैं, सपोर्टेड होते हैं। अपीयरेंस की बात करें तो रफ ड्यू टू राइबोसोम। ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन पे राइबोसोम क्या थे, प्रेजेंट थे, तो इसलिए ये रफ अपीयरेंस आपको देखने को मिलता है। और इनर मेम्ब्रेन ये कैसे होते हैं, स्मूथ होते हैं। स्पेस बिटवीन बोथ, तो यहाँ पे आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस होता है, पेरीन्यूक्लियर स्पेस, जो कि 10 से 50 नैनोमीटर का वहां पे होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। You may recall that the interphase nucleus has a loose and distinct network of nucleoprotein fiber called chromatin. ठीक है, तो जो इंटरफेज न्यूक्लियस होता है वो आपको इस तरह से दिखाई देता है। ठीक है, ये जो न्यूक्लियस है ये क्या है, इंटरफेज न्यूक्लियस, और ये जो ऑरेंज कलर का आपको यहाँ पे दिख रहा है ये क्या है, न्यूक्लियोलस। अब यहाँ पे इंटरफेज न्यूक्लियस में आपको नेटवर्क ऑफ क्या देखने को मिलेगा, न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर आपको देखने को मिलेगा, जिसको हम क्या नाम देते हैं, क्रोमेटिन नाम देते हैं। ठीक है, लूज एंड डिस्टिंक्ट नेटवर्क ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर इज नोन एज क्रोमेटिन, एंड क्रोमेटिन नाम किसने दिया है, फ्लेमिंग ने दिया है। ठीक है, now but during different stages of cell division, cell show structured chromosome in place of the nucleus. तो क्या होता है कि जब सेल डिवीजन होता है, तो ये सेल है, अब सेल को क्या करना है, यहाँ पे डिवाइड करना है। तो ऐसे डायरेक्ट डिवीजन तो होता नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे क्या होते हैं, प्रोसेस होते हैं, फिर जाकर के ये सेल डिवीजन होता है। तो डिफरेंट स्टेजेस ऑफ सेल डिवीजन के दौरान, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट स्टेज के स्टेजेस ऑफ सेल डिवीजन के दौरान आपको यहाँ पे ये जो न्यूक्लियस है और जितने भी सेल ऑर्गेनेल जो होते हैं वो सारे के सारे डिसअपियर हो जाते हैं। डिसअपियर होने के बाद यहाँ पे आपको ये जो क्रोमेटीन है, कौन, ये जो क्रोमेटीन है ये कंडेंस्ड होकर के क्या बनाता है, क्रोमोसोम बनाता है। इसीलिए आपको जब सेल डिवीजन का टाइम है तभी आपको क्रोमोसोम विजिबल देखने को मिलेगा। ठीक है, और न्यूक्लियस यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे लिखा है during different stages of the cell division, cells show structured chromosome in place of the nucleus.
ठीक है, तो न्यूक्लियस की जगह पे आपको यहाँ पे क्रोमोसोम देखने को मिलते हैं। ठीक है, और क्रोमोसोम किससे बन रहे हैं? क्रोमेटिन के कंडेंसेशन से ही यहाँ पे बन रहे हैं। ओके, नाउ chromatin contains DNA and some basic proteins called histones, some non-histone proteins and also RNA. तो कंपोजिशन ऑफ क्रोमेटिन हम अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे डीएनए प्रेजेंट होता है, हिस्टोन्स हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होता है जो कि बेसिक प्रोटीन होता है, वही एसिटिक एंड बेसिक वाला बेसिक, ठीक है। नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स भी यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं एंड आरएनए भी प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे आपको क्रोमेटिन का कंपोजिशन अच्छे से क्या करना है, याद रखना है। Now, a single human cell has a approximately 2-meter long thread of DNA distributed among its 23 pair of chromosome. तो अगर हम सिंगल ह्यूमन सेल की बात करें, एक सेल की बात करें, तो उस एक सेल में आपको 2 मीटर लॉन्ग डीएनए और थ्रेड लाइक, ठीक है, थ्रेड लाइक 2 मीटर लॉन्ग डीएनए क्या होता है, प्रेजेंट होता है। सोचो उस एनिमल सेल कितना होता है, 10 to 20 माइक्रोमीटर इनका क्या होता है, साइज होता है। अब इस 10 to 20 माइक्रोमीटर जिसको आप बिना माइक्रोस्कोप की सहायता से आप देख भी नहीं सकते, उसके अंदर 2 मीटर लॉन्ग डीएनए थ्रेड जो है वहां पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, कितना लंबा होता है। और ये जो डीएनए होता है वो डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 46 क्रोमोसोम, ठीक है। तो ये जो डीएनए है वो किस में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, 46 क्रोमोसोम में, 46 क्रोमोसोम इन नंबर, और पेयर की बात करें तो 23 पेयर में। तो ये जो डीएनए है वो इस तरह से क्या होता है, प्रेजेंट होता है। और ये जो क्रोमोसोम है 46 और 23 पेयर, ये आपको सिर्फ और सिर्फ सेल डिवीजन के दौरान देखने को मिलेंगे। नॉर्मल सेल जब नॉर्मल स्टेट में है तो आपको इस तरह से ये जो नेटवर्क फॉर्म है वो इस तरह से आपको क्रोमेटिन के फॉर्म में देखने को मिलेंगे। यहाँ तक बात समझ में आई। इसके बाद हम सेल डिवीजन वाला जो चैप्टर है उसको स्टार्ट करने वाले हैं, तो आपको ये सारी बातें यहाँ पे समझना जरूरी है। ओके, नाउ every chromosome visible only in dividing cells essentially has a primary constriction or the centromere on the side of which disc-shaped structure called kinetochores are present। ठीक है, तो यहाँ पे सेंट्रोमियर काइनेटोकोर दो चीजों की बात की गई है। तो हमें तो ये बात पता चल गई कि ये जो क्रोमोसोम है ये सिर्फ और सिर्फ आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, डिवाइडिंग सेल में। ठीक है, तो ये क्या है, नॉर्मल सेल है। तो नॉर्मल सेल का जो न्यूक्लियस होता है उसमें आपको इस तरह से क्रोमेटिन फाइबर जो है देखने को मिलेगा। ठीक है, जब सेल जो है डिवाइड होना स्टार्ट होगा तब आपको इस तरह से यहाँ पे क्रोमोसोम देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये इस तरह का स्ट्रक्चर। ओके, उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे जो है इवेंट्स जो है होते हैं, तो आपको यहाँ पे क्रोमोसोम क्या है देखने को मिलेंगे। अब ये जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, यहाँ पे फिगर 8.12 क्रोमोसोम विद काइनेटोकोर ये इमेज दिया गया है। तो इसमें यहाँ पे क्या बोला गया है कि क्रोमोसोम में यहाँ पे प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन होता है। ठीक है, क्रोमोसोम जिसमें प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन है जिसको हम क्या कह रहे हैं, सेंट्रोमियर कह रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो पूरा यहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्शन जो आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है, ये क्या है, कॉन्स्ट्रिक्शन है। तो यहाँ पर आपको जो ये जो कॉन्स्ट्रिक्शन है इसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रोमियर कहते हैं। अब सेंट्रोमियर के साइड में, ऑन द साइड, ठीक है, सेंट्रोमियर के साइड में यहाँ पे डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर जो है प्रेजेंट होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, काइनेटोकोर कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, काइनेटोकोर। यहाँ तक बात समझ में आई। क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम में यहाँ पे आपको प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन देखने को मिल रहा है। ये क्या है, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन ही सेंट्रोमियर है। सेंट्रोमियर के साइड में आपको डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, ये क्या है, डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या कह रहे हैं, काइनेटोकोर्स। अभी काइनेटोकोर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे हमने देखा कि ये क्या है, सेंट्रियोल है, ये क्या है, सेंट्रियोल है। ठीक है, अब ये जो सेंट्रियोल जो यहाँ पे अटैच्ड है क्रोमोसोम से, ये जो सेंट्रियल अटैच्ड है क्रोमोसोम है, तो वो किससे अटैच्ड होते हैं, वो काइनेटोकोर से ही अटैच्ड होते हैं। ठीक है, सेंट्रियोल क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर से तो अटैच्ड हो रहे हैं, लेकिन सेंट्रोमियर के कौन से पार्ट से, काइनेटोकोर से। एंड दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, ये सेल डिवीजन चैप्टर में हम देखेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सेंट्रोमियर होल्ड्स 2 क्रोमेटिड्स ऑफ अ क्रोमोसोम बेस्ड ऑन द, ओके, तो यहाँ पे जो सेंट्रोमियर है ये होल्ड करता है 2 क्रोमेटिड्स ऑफ द क्रोमोसोम। तो एक क्रोमोसोम में आपको कितने क्रोमेटिड्स देखने को मिलते हैं, 2 क्रोमेटिड्स। ठीक है, तो दिस इज, ये यहाँ से यहाँ ये क्या हो जाएगा, 1 क्रोमेटिड, और यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा, सेकेंड क्रोमेटिड। तो जैसे ये क्या है, यहाँ पे क्रोमोसोम है। ठीक है, तो ये अगर इस तरह से बन रहा है तो ये होगा 1 क्रोमेटिड एंड ये क्या हो जाएगा, सेकेंड क्रोमेटिड, इस तरह से। तो एक क्रोमोसोम में आपका 2 क्रोमेटिड जो है यहाँ पे प्रेजेंट होता है। यहाँ तक बात समझ में आई। चलो आगे बढ़ते हैं।
Based on the position of the centromere, the centrosome can be classified into 4 types. तो पोजीशन के बेसिस पर, ठीक है, सेंट्रोमियर के पोजीशन के बेसिस पर हम इनको 4 टाइप में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं. यहाँ पे इमेज दिया गया है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ. ठीक है, बेस्ड ऑन दी सेंट्रोमियर पोजीशन. फिगर 8.13 टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम बेस्ड ऑन दी पोजीशन ऑफ द सेंट्रोमियर. ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि वो जो टाइप्स हैं वो क्या क्या है. The metacentric chromosome has middle centromere forming two equal arms of the chromosome. ठीक है, तो मेटासेंट्रिक जब हम कहेंगे जब क्रोमोसोम के मिडिल में जो है सेंट्रोमियर क्या होगा, प्रेजेंट होगा और वो 2 इक्वल आर्म्स जो है वहां पे बनाएगा. द सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम हैज अ सेंट्रोमियर स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडिल. ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे जैसे ये मिडिल में प्रेजेंट है तो मिडिल से थोड़ा सा उसको प्रेजेंट यहाँ पे होना चाहिए लेकिन वो मिडिल से थोड़ा अवे चला गया, दूर चला गया. ठीक है, तो इसको हम सब मेटासेंट्रिक कहेंगे. ठीक है, रिजल्टिंग इनटू वन शॉर्टर आर्म एंड वन लॉन्गर आर्म. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक जो है यहाँ पे शॉर्ट आर्म देखने को मिल रहा है और यहाँ पे दूसरा जो है यहाँ पे लॉन्ग आर्म देखने को आपको मिल रहा है. इन केस ऑफ एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम द सेंट्रोमियर इज सिचुएटेड क्लोज टू इट्स एंड. ठीक है, तो यहाँ पे एक्रोसेंट्रिक में क्या होता है, वो क्लोज टू इट एंड में ही यहाँ पे आपको जो है सेंट्रोमियर देखने को मिलता है, फॉर्मिंग वन एक्सट्रीमली शॉर्ट एंड वेरी लॉन्ग आर्म. ठीक है, तो यहाँ पे बहुत छोटा एंड बहुत बड़ा आर्म आपको देखने को मिलेगा. वेयर एज द टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम हैज अ टर्मिनल सेंट्रोमियर. तो यहाँ पे आपको जो टीलोसेंट्रिक है इसमें आपको टर्मिनल सेंट्रोमियर जो है आपको देखने को मिलता है. यहाँ तक बात समझ में आई. तो ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपको जो क्रोमोसोम जो आपको देखने को मिल रहा है बेस्ड ऑन द सेंट्रोमियर पोजीशन, वो आपको ये जो इस टाइम सेल डिवीजन के इस टाइम पे आपको देखने को मिलती है. ठीक है, चलो अब यहाँ पे हम देखते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक. मेटासेंट्रिक की अगर हम बात करें तो मिडिल में सेंट्रोमियर प्रेजेंट होगा. बोथ आर्म्स पी एंड क्यू आर्म्स आर इक्वल इन लेंथ. शेप ड्यूरिंग एना फेज. ठीक है, एना फेज की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये जो फेज होता है, ये वाला जो फेज है, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, एना फेज कहते हैं. ये चीज अभी आएगी. ठीक है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, अभी हम सेल डिवीजन पढ़ेंगे तो एनाफेज आएगी. लेकिन आपको यहाँ पे ये याद करके रखना है, नोट करके रखना है कि एनाफेज में आपको ये जो मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम है वो वी शेप्ड का देखने को मिलता है. ठीक है, जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं ये क्या है, सारे के सारे यहाँ पे वी शेप्ड के आपको क्रोमोसोम देखने को मिल रहे हैं. एग्जाम्पल क्रोमोसोम 1 इन ह्यूमंस. तो हमने वहां पे 23 पेयर ऑफ देखे थे क्रोमोसोम. ठीक है, तो उसमें से जो क्रोमोसोम 1 इन ह्यूमंस है तो वो जो है सेल डिवीजन में एनाफेज के टाइम पे वी शेप्ड का यहाँ पे मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम फॉर्म करता है. ठीक है, सेकेंड सब मेटासेंट्रिक तो साइक्ली ऑफ सेंटर, मतलब सेंटर से थोड़ा दूर होगा. एक जो है शॉर्टर होगा, एक आर्म जो है, और एक क्या होगा, लॉन्ग होगा. ठीक है, तो ये क्या होगा, लॉन्ग आर्म, और ये क्या होगा, शॉर्ट आर्म. तो यहाँ पे बीच में यहाँ पे क्या है, सेंट्रोमियर प्रेजेंट है. एल शेप्ड का यहाँ पे क्या बनाएगा ड्यूरिंग एनाफेज. एनाफेज के टाइम पे एल शेप्ड का आपको ये देखने को मिलेगा. ह्यूमन क्रोमोसोम 2 to 12, तो 2 से 12 जो है क्रोमोसोम नंबर है वो इस तरह का जो है शेप बनाते हैं एनाफेज के टाइम. एक्रोसेंट्रिक की बात करें तो सेंट्रोमियर क्लोज टू वन एंड, तो वन एंड के एकदम क्लोज में ये प्रेजेंट होगा. वन आर्म इज वेरी शॉर्ट एंड अदर वेरी लॉन्ग. ठीक है, एनाफेज के टाइम पे ये जे शेप या रॉड लाइक स्ट्रक्चर बनाता है. एग्जाम्पल ह्यूमन क्रोमोसोम 13, 14, 15, 21 एंड 22. एग्जाम्पल्स अगर आप याद नहीं करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल समझाने के लिए लेकर के आई हूँ. तो ये क्या हो जाएगा, एक्रोसेंट्रिक, ये आपको जे शेप का आपको दिखाई दे रहा है. ओके, टीलोसेंट्रिक है क्रोमोसोम. टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम की बात करें तो सेंट्रोमियर एट द टर्मिनल एंड, टर्मिनल एंड पर ही प्रेजेंट होगा. ये क्या हो जाएगा, सेंट्रोमियर. इफेक्टिवली ओनली वन आर्म विजिबल, तो सिर्फ एक ही आर्म आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है. दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट. शेप ड्यूरिंग एनाफेज आई शेप. ठीक है, ये आपको छोटा आई जैसा आपको ये दिख रहा है. ठीक है, तो एनाफेज के टाइम पे ये आई शेप्ड होगा. एग्जाम्पल नॉट फाउंड इन ह्यूमन, सीन इन माइस. तो ये ह्यूमंस में आपको देखने को नहीं मिलता, ये चूहे में आपको देखने को मिलता है. यहाँ तक बात समझ में आई. ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा मैच द कॉलम में आपको देखने को मिलता है. और चूंकि ये दो चैप्टर्स को क्या कर रहे हैं, सेल चैप्टर, ठीक है, सेल बायोलॉजी एंड सेल साइकिल, सेल डिवीजन वाले चैप्टर को ये क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है. अब यहाँ पे पी आर्म एंड क्यू आर्म होता है, तो यहाँ पे जो
ऊपर वाला जो आर्म है ये क्या हो जाएगा, पी आर्म, और ये क्या हो जाएगा, क्यू आर्म। तो जनरली जो शॉर्ट आर्म होता है उसको हम पी आर्म कहते हैं, और जो लॉन्ग आर्म होता है उसको हम क्यू आर्म कहते हैं। एंड दैट इज इंपॉर्टेंट कि पिछले ईयर के क्वेश्चंस में क्या हो रहा है, पूछा गया है। जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो हम इस चीज को देखेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? शॉर्ट आर्म क्या हो जाएगा, पी आर्म, एंड लॉन्ग आर्म क्या हो जाएगा, क्यू आर्म। ओके, और ये जो इमेजेस है इसको आपको अच्छे से याद रखना है। नाउ sometimes a few chromosomes have non-staining secondary constriction at a constant location. This gives the appearance of a small fragment called the satellite. अब जैसे कि आप इस इमेज में देख रहे हैं, यहाँ पे क्या है, ये सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन है, ठीक है, और इसको हम क्या कह रहे हैं, सैटेलाइट क्रोमोसोम। अब ये जो सैटेलाइट क्रोमोसोम है, ये यहाँ पे क्या लिखा है, नॉन स्टेनिंग सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। तो ये क्या होता है, स्टेन नहीं करता है, नॉन स्टेनिंग। ठीक है, ये जो क्रोमोसोम है सारे के सारे स्टेन कर लेंगे, आप जब स्टेन करोगे कलर डालोगे, लेकिन ये जो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन है, सैटेलाइट क्रोमोसोम है, ये जो है नॉन स्टेनिंग होता है, कोई भी स्टेन ये जो है नहीं पकड़ता। ओके, नाउ नेक्स्ट यहाँ पे आता है क्या, माइक्रोबॉडीज। Many membrane bound minute vesicles called microbodies that contain various enzymes are present in the both plant and animal cells. ओके, तो यहाँ पे ये जो माइक्रोबॉडीज हैं, माइक्रोबॉडीज आपको ये कहाँ पे देखने को मिलेगी, मैनी मेम्ब्रेन बाउंड माइन्यूट वेसिकल्स होती हैं। तो कैसी होती है, मेम्ब्रेन बाउंड होती हैं, ठीक है, और माइन्यूट वेसिकल्स लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, माइक्रोबॉडीज कहते हैं। और इनमें वेरियस एंजाइम जो है प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल्स, और ये दोनों के दोनों प्लांट एंड एनिमल सेल्स में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। इसी तरह से जो पराक्सीसोम्स होते हैं, पराक्सीसोम्स होते हैं, ये भी प्लांट एंड एनिमल दोनों में प्रेजेंट है। ठीक है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो पराक्सीसोम में जब हम एरोबिक रेस्पिरेशन वाले जब चैप्टर में आएंगे, ठीक है, तब मैं वहां पे आपको पराक्सीसोम के बारे में बताऊंगी। अभी के लिए आप इतना याद रखिए कि जो माइक्रोबॉडीज एंड पराक्सीसोम है, दोनों के दोनों प्लांट एंड एनिमल सेल दोनों में प्रेजेंट होते हैं। ओके, नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे समरी। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स और एग्रीगेट्स ऑफ सेल्स। ठीक है, तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेल से मिलकर के बने हुए हैं, या ग्रुप ऑफ सेल्स। ठीक है, बहुत सारे सेल्स जो हैं वो मिलकर के यहाँ पे बने हुए हैं। नाउ सेल्स वेरी इन देयर शेप, साइज एंड एक्टिविटीज, फंक्शंस। तो सेल्स जो है अपने शेप एंड साइज एंड एक्टिविटीज में क्या करती हैं, बहुत ज्यादा वहां पे आपको वैरायटी जो है देखने को मिलता है। बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस एंड अदर ऑर्गेनेल्स, cells and hence organism can be named as eukaryotes और prokaryotes। ठीक है, तो यहाँ पे दो तरह के सेल्स हमने देखे थे, एक यूकेरियोटिक सेल्स और एक प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो ये किसके बेसिस पर होता है, बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस। ठीक है, अगर मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस प्रेजेंट है तो वो यूकेरियोटिक सेल होगा, एंड मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट है तो वो क्या होगा, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होगा। ओके, a typical eukaryotic cell consists of a cell membrane, nucleus and cytoplasm। तो एक टिपिकल यूकेरियोटिक सेल में क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा, ठीक है, यहाँ पे आपका साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा, और उस साइटोप्लाज्म में आपको न्यूक्लियस जो है आपको देखने को मिलेगा। प्लांट सेल्स हैव अ सेल वॉल आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन, दैट इज द यूनिक कैरेक्टर। ठीक है, कि प्लांट सेल में क्या होता है, सेल वॉल प्रेजेंट होता है आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे प्लांट सेल में जो है सेल वॉल प्रेजेंट होगा। The plasma membrane is selectively permeable and facilitates transport of several molecules। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ पे सेलेक्टिवली परमिएबल होता है। सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब मैंने आपको बताया था कि कोई भी मैक्रो या माइक्रो मॉलिक्यूल जो है सेल मेम्ब्रेन के आर पार आसानी से नहीं आ जा सकता। ठीक है, कुछ ही वहां पे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो आसानी से आ जा सकते हैं, और बाकी के लिए जो है चैनल प्रोटीन्स वगैरह जो है वहां पे प्रेजेंट होते हैं। The endomembrane system includes endoplasmic reticulum, Golgi complex, lysosome and vacuole। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इनके जो फंक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं, कोऑर्डिनेटेड होते हैं। ऑल द सेल ऑर्गेनेल्स परफॉर्म डिफरेंट बट स्पेसिफिक फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, लाइसोसोम, वैक्यूल्स है, ये सब जो है डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन जो है परफॉर्म करते हैं, लेकिन सारे के सारे स्पेसिफिक फंक्शन क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। यहाँ तक बात समझ में आई? चलो, centrosome and centriole form the basal body of cilia and flagella that facilitate locomotion। तो यहाँ पे जो सेंट्रोजोम एंड सेंट्रियोल पढ़े थे उन्होंने वो जो है बेसल बॉडी फॉर्म करते हैं, किसका, सीलिया एंड फ्लैजिला का, जो कि लोकोमोशन में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। नाउ
इन एनिमल सेल्स सेंट्रियोल्स आल्सो फॉर्म स्पिंडल apparatus ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। ये चीज हमने देखी थी, ठीक है, कि एनिमल सेल में जो सेंट्रियोल है वो स्पिंडल apparatus और स्पिंडल फाइबर जो है सेल डिवीजन के टाइम पे फॉर्म कर रहे हैं। न्यूक्लियस कंटेन्स न्यूक्लियोलाई एंड क्रोमेटिन नेटवर्क। It not only controls the activities of organelles but also plays a major role in heredity. And that is the very important point कि न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन नेटवर्क प्रेजेंट होता है, जो कि क्या करता है। क्रोमेटिन नेटवर्क है क्या, एक्चुअली में डीएनए है, जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल कह लें या फिर आप जीनोम कह लें। अब ये जो जेनेटिक मटेरियल है वही तो पूरा जो सेल है उसका क्या करता है, जितनी भी एक्टिविटीज है उसको कंट्रोल करता है। इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि इट इज नॉट ओनली कंट्रोल्स द एक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनेल्स बट आल्सो प्लेज अ मेजर रोल इन हेरिडिटी। तो वो एक्टिविटीज को तो कंट्रोल करता ही है, साथ ही साथ वो हेरिडिटी में भी हेल्प करता है। हेरिडिटी का मतलब क्या होता है, जैसे ये पेरेंट सेल है, पेरेंट सेल में जो जेनेटिक मटेरियल है वही जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे उसके जो डॉटर सेल्स हैं, ठीक है, जिसमें वो डिवाइड होकर के जो न्यू सेल्स बनाएंगे उसमें भी वो क्या होता है, जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्रोमेटिन नेटवर्क है वो हेरिडिटी में भी मेजर रोल प्ले करता है, ठीक है। चलो, नाउ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंटेन्स ट्यूब्यूल्स और सिस्टर्नी। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी आपको ट्यूब्यूल्स एंड सिस्टर्नी जो है देखने को मिल रहे हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। दे आर ऑफ टू टाइप्स, रफ एंड स्मूथ। ईआर हेल्प्स, रफ किसको बोलते हैं, जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम प्रेजेंट है तो वो आरईआर हो गया, एंड जिसमें नहीं है वो एसईआर। ER helps in transport of substances, synthesis of proteins, lipoproteins and glycogen. And that is the very important point. ठीक है, ये चीज वहां पे जब हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ रहे थे वहां पे नहीं दी गई है, लेकिन ये यहाँ पे दिया गया कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या करता है, सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्ट काम करता है, ट्रांसपोर्ट करने का सिंथेसाइज करता है किसको, प्रोटीन, लिपोप्रोटीन एंड ग्लाइकोजन। दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसको किसको फॉर्म कर रहा है, प्रोटीन्स, lipoproteins in a lipid plus protein and glycogen. Okay, the Golgi body is a membranous organelles composed of flattened sac। ठीक है, तो membranous organ है जो कि flattened sac like structure का बना हुआ होता है। The secretion of cells are packed in them and transported from the cell। तो जो भी वहां पे जो secretions है वो cells में क्या होती हैं, गोल्जी बॉडी में वो पैक होती हैं, और फिर जो भी टारगेटेड वहां पे साइट है वहां पे क्या होता है, भेजा जाता है, ठीक है। Lysosomes are single membrane structure containing enzymes for digestion of all type of macromolecules। तो लाइसोसोम क्या है, सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जो कि सारे के सारे मैक्रोमोलिक्यूल को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम क्या करता है वहां पे रखता है, ठीक है। और वो एंजाइम का नाम क्या है, हाइड्रोलेज एंजाइम, जैसे कि लाइपेजेस, प्रोटीएजेस, एमाइलेजेस, ठीक है। राइबोसोम्स आर इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस। तो राइबोसोम यहाँ पे क्या होते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। दीज अकर फ्रीली इन साइटोप्लाज्म और आर एसोसिएटेड विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये एसोसिएटेड होते हैं किससे, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस से भी, ठीक है। तो राइबोसोम जो है नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होते हैं, फ्रीली प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म में और एसोसिएटेड विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। Mitochondria help in oxidative phosphorylation and generation of adenosine triphosphate। ओके, तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं वो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन हम देखेंगे, उसमें क्या करता है, मेजर रोल प्ले करता है, एंड एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ATP। ओके, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जिसको हम क्या कहते हैं, एनर्जी करेंसी कहते हैं, एनर्जी करेंसी कहते हैं, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ दी सेल कहते हैं, क्योंकि इसी एटीपी की वजह से तो आप सेल मूवमेंट कर पाते हैं, जितनी भी एक्टिविटीज हैं वो इसी एटीपी की वजह से कर पाते हैं। और ये जो एटीपी है वो माइटोकॉन्ड्रिया में बन रहा है थ्रू दी ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस, ठीक है, जिससे कि वो एनर्जी प्रोड्यूस होता है और उससे हमें पावर मिलती है और जो भी काम है उसको कर सकते हैं। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ दी सेल। दे आर बाउंड बाय डबल मेम्ब्रेन, ठीक है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। द आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ एंड इनर वन फोल्ड्स इनटू दी सेवरल क्रिस्टीज। तो आउटर मेम्ब्रेन इस तरह से स्मूथ होता है और इनर मेम्ब्रेन जो है इस तरह से जो है क्रिस्टी जो है ये क्या करता है, फॉर्म करता है, ठीक है। नाउ प्लास्टिड्स, प्लास्टिड्स आर पिगमेंट कंटेनिंग ऑर्गेनेल्स फाउंड इन प्लांट सेल्स ओनली, ठीक है, ये ओनली को आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। तो प्लास्टिड सिर्फ और सिर्फ क्या है, प्लांट्स में आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है, और कुछ साइनोबैक्टीरिया जो है उनमें भी आपको देखने को मिलता है। In plant cells, chloroplasts are responsible for trapping light energy।
एसेंशियल फॉर द फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो ये जो प्लास्टिड्स हैं ये सिर्फ और सिर्फ आपको प्लांट्स में देखने को मिलेंगी। जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं उनमें नहीं देखने को मिलेगा, उनमें जो है क्रोमेटोफोर होते हैं। ठीक है, जो कि सेल मेम्ब्रेन का क्या होता है, एक्सटेंशन होता है, उसमें जो है पिगमेंट्स प्रेजेंट होता है। ओके, तो प्लास्टिड सिर्फ और सिर्फ प्लांट में ही देखने को मिलेगा। नाउ ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? इन प्लांट सेल्स क्लोरोप्लास्ट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रैपिंग लाइट एनर्जी एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। तो ये चीज मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है कि कैसे क्लोरोप्लास्ट जो है लाइट एनर्जी को ट्रैप करता है और वहां पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है होता है। द ग्रेना इन द प्लास्टिड इज द साइट ऑफ द लाइट रिएक्शन एंड द स्ट्रोमा ऑफ डार्क रिएक्शन। तो यहाँ पे ये जो ग्रेना होता है वो क्या करता है, साइट ऑफ द लाइट रिएक्शन। ठीक है, जो लाइट रिएक्शन होता है फोटोसिंथेसिस में जिससे ऑक्सीजन गैस रिलीज होता है, तो वो कहाँ पे होता है, ग्रेना में होता है। डार्क रिएक्शन जो है वो भी ग्रेना में ही होता है। अब ग्रेना क्या है, यहाँ पे क्या है, थैलेकॉइड है, और थैलेकॉइड इस तरह से स्टैक में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, ग्रेना कहते हैं। अब ये जो ग्रेना है इसी में यहाँ पे क्या होता है, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन दोनों जो है परफॉर्म होता है। ओके, दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जब हम फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें मैं आपको एक बार और याद दिलाऊंगी, तो अभी आप इसको थोड़ा सा माइंड में रखिए। द ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड आर क्लोरोप्लास्ट। तो हमने प्लास्टिड के 3 टाइप्स देखे थे। ठीक है, तो यहाँ पे जो ग्रीन कलर्ड होता है वो क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट, विच कंटेन क्लोरोफिल, वेयर एज द अदर कलर्ड प्लास्टिड आर क्रोमोप्लास्ट विच में कंटेन पिगमेंट्स लाइक कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होगा, क्रोमोप्ला क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होगा, एंड क्रोमोप्लास्ट में आपका कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल होगा, जो कि येलो, ऑरेंज एंड ग्रीन कलर देता है प्लांट्स। द न्यूक्लियस इज इनक्लोज बाय न्यूक्लियर इन्वलप। ठीक है, न्यूक्लियस जो है न्यूक्लियर इन्वलप के थ्रू क्या होता है, इनक्लोज होता है, घिरा हुआ रहता है। अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर विद अ न्यूक्लियर पोर। तो यहाँ पे डबल मेम्ब्रेन होता है, आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन, जिसमें वहां पे आपको न्यूक्लियर पोर भी देखने को मिलते हैं। द इनर मेम्ब्रेन encloses the nucleoplasm and chromatin material, thus the cell is structural and functional unit of life। तो ये जो इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन के अंदर आपको न्यूक्लियर प्लाज्म देखने को मिलेगा, एंड न्यूक्लियर प्लाज्म में भी आपको उसमें क्या देखने को मिलेगी, क्रोमेटीन मटेरियल्स आपको देखने को मिलेगा। और इतनी सारी चीजें जो है सेल्स में रहती हैं, और सेल जो है अपना जो है बहुत सारा मेटाबॉलिक प्रोसेस जो है अकेला कर लेता है, इतने सारे सेल ऑर्गेनेल्स एंड जेनेटिक मटेरियल के वजह से। ठीक है, उसके थ्रू। तो इसीलिए जो है सेल को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। तो ये जो सेल्स हैं ये आपको जो है माइक्रोस्कोप में देखेगी, आप नॉर्मल आंख से भी देख नहीं पाते, उनमें इतनी सारी चीजें होती हैं और इतनी सारे प्रोसेसेस जो है परफॉर्म होती है एक सिंगल टाइनी सेल के अंदर। ठीक है, तो इसीलिए ये जो सेल है उसको हम स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। ठीक है, तो समरी में हमने आज बहुत सारी चीजें देखी, स्पेशली जो यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो काम है कि यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस तो है ही, साथ ही यहाँ पे प्रोटीन का सिंथेसिस, लिपोप्रोटीन एंड ग्लाइकोजन का जो है सिंथेसिस यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई? तो इतनी सारी चीजें जो है आपको जो है पढ़ना है सेल बायोलॉजी में, और ये सारी चीजें हमने जो है बहुत अच्छे से कंप्लीट कर ली है। जो चीजें आउटसाइड द एनसीईआरटी आ सकती थी उसको भी हमने कंप्लीट की है। ओके, तो आज ये हमारा चैप्टर क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। तो तब तक के लिए बने रहिए गेट साइंस सरला यूट्यूब चैनल पे। एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर द वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अगर कोई डाउट हो तो शेयर एंड सब्सक्राइब दी चैनल, एंड बने रहिए गेट साइंस सरला यूट्यूब चैनल पर।